Good morning, all of you. Good morning, ma'am. So, today we will discuss our third chapter of history, that is ruling the countryside. What do you mean by ruling the countryside? Any idea? Countryside means boundaries. Boundaries of our country. Right? In this chapter, we will read about where the East India Company take over the boundaries. Clear? Now, when the victory in Battle of Buxar, East India Company completed annexation of Bengal. In the previous chapter, we have read about the Battle of Plassey and Battle of Buxar. And after the victory of Battle of Buxar, East India Company take over the full Bengal. That means now the Bengal is under control of East India Company. Company in fact wanted to become the Nawab of the Bengal instead depending on the puppet Nawab. We have read this in the previous chapter also. वो कैसे काम करवाना चाहते थे? वो काम करवाना चाहते थे तब आप उसको पपेट बना के, कैसे काम करवाना चाहते थे? पपेट बना के कि हम कहें वो काम करे. मतलब वो चाहते थे कि हमें परमिशन मिल जाए इंटरफेरेंस की. हर एम्पायर में हम क्या करें? इंटरफेरेंस करें. इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या अपॉइंट किया था? रेसिडेंट्स. क्या अपॉइंट किया था? रेसिडेंट, जो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में इंटरफियर किया करते. राइट? पढ़ लिया हमने इसके बारे में. सबको याद है? कोई डाउट? आगे चले. एक हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि हम क्या कर चुके हैं और क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है? द पर्पस वॉज टू एक्वायर फाइनेंशियल पावर इन हिट्स हैंड. क्या चाहते थे वो? कि हमारे हाथ में पूरे बंगाल की फाइनेंशियल पावर हाथ में आ जाए. इसके लिए उन्होंने क्या लिया था? क्या लिया था? क्या मांगा था? कलकत्ता का दीवानी ऑफ दीवानी राइट. क्या मांगा था? क्या था दीवानी राइट में? कि एज अ जमींदारी दे विल कलेक्ट ऑल द रेवेन्यू. क्या मांगा था? दीवानी राइट मांगा था, जिसमें वो चाहते थे कि सारा कलेक्शन हमारे हाथ में आ जाए. इसका मतलब उनके हाथ में क्या हो? क्या हो इनके हाथ में? फाइनेंशियल पावर. राइट? To realize its ambitions, company introduced several economic measures. They included new revenue settlements. अब जब सारा टेक ओवर इनका हो गया तो अब हम लोगों से रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करें? मेन सोर्स तो उनके इनकम का क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन. तो वो रेवेन्यू अब हमें कैसे कलेक्ट करना है, इसके लिए उन्होंने नए नए रेवेन्यू सिस्टम लगाए. क्या लगाए? नए नए रेवेन्यू सिस्टम. अभी नए नए रेवेन्यू सिस्टम होता क्या है? ये दो तरह के, तीन तरह के हैं. ये हम पढ़ेंगे. परमानेंट भी है और रॉयटवारी सिस्टम भी है और एक म्यूनड्रू सिस्टम भी है. राइट? महलवारी जिसको कहा जाता है. तो इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. According to company's plan, its revenue sources could be used for the military expenses and buying product to export to Britain. इस रेवेन्यू सोर्सेज से इनके पास जो फाइनेंशियल पावर बढ़ रही थी, उससे वो क्या करना चाहते थे? क्या कर रहे थे वो? सारा पैसा किस में लगाते थे वो? मिलिट्री में. किस में लगाते थे? मिलिट्री में. और उन प्रोडक्ट्स को बाय करते थे जिनको वो ब्रिटेन भेज सके. दैट मीन्स दे यूज्ड टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया एट द चीपर रेट एंड सेल देम टू द ब्रिटेन एट द हायर प्राइस. क्लियर है? यहां तक हम पढ़ चुके हैं. किसी को कोई डाउट? पीछे कोई डाउट है? नहीं. नाउ द ओकेजन ऑफ ग्रांटिंग दीवानी राइट. देखिए, दीवानी राइट मिला इनको, तो इनको क्या मिला? सोर्स ऑफ इनकम. क्या मिला? सोर्स ऑफ इनकम. इसके थ्रू इन्होंने पूरे बंगाल पे टेक ओवर कर लिया था दीवानी राइट लेके, स्पेशली 3 जगह. और उसमें से मेन क्या थी? कैलकाटा. क्या मेन था? कैलकाटा. ये देखिए, टेरिटरीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहां कहां इन्होंने अपना टेक ओवर कर लिया था. ये पूरा मैप आपको शो हो रहा है.
ये देखेंगे अगर बंगाल वाला एरिया, ये देखिए पूरा, ये जो बाउंड्रीज आपको शो हो रही है, बाउंड्री दिख रही है सबको, ये वाली देखिए, देख रहे हैं, ये पूरा बंगाल वाला एरिया, स्पेशली कैलकाटा, ये देख लीजिए, ये पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में था। फिर धीरे धीरे ये कहां गए, कर्नाटका, सिरकार, उसके बाद नीचे आ गए साउथ में, देख रहे हैं ये वाला एरिया, क्लियर है। ऊपर तो टेक ओवर कर ही नहीं पाए थे, आपको पता है, ड्यू टू रशिया, और रशिया का फ्रेंड कौन था, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान ने इसी वजह से क्या किया था, इनको क्या देने के लिए मना कर दिया था, मालाबार कोस्ट से इनको ट्रेडिंग करने के लिए मना कर दिया था कि कार्डमन सिनेमम पेपर मेरे यहाँ से आपको एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो राजपूतों का एरिया ही तो है बेटा राजस्थान, उसी से तो इसका नाम राजस्थान पड़ा, राइट। नाउ द कंपनी बिकम्स द दीवान। The Treaty of Allahabad was concluded on 12th of August 1765 between the Mughal Emperor Shah Alam II and the company, that is the East India Company. Who was the Governor General at that time? Robert Clive. There was a treaty signed between the company and the Shah Alam. The treaty was Treaty of Allahabad. सालबाई जो हमने पढ़ा था Treaty of सालबाई, वो यही है। कब हुई थी ये, 12th of August 1765। किस किस के बीच में हुई थी, द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड एंड द गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, अकॉर्डिंग टू विच ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द दीवान ऑफ बंगाल। दैट इज द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, उड़ीसा एंड बिहार। बंगाल में कौन सी जगह थी, कोलकाता, और दो प्लेसेस और कौन सी थी, उड़ीसा एंड बिहार। यहां से ये सारा एरिया तो है ना बेटा, पास का नियर बाय एरिया है ना, देखो आप, ये रहा, इनकी टेरिटरी आपस में कनेक्टेड है ना बेटा, इनकी जो टेरिटरीज है, मतलब हम बात कर रहे हैं कंट्री साइड की, कंट्री साइड का मतलब हो गया कि हमारी जो बॉर्डर्स है वो किस किस से कनेक्टेड है, उसका 3 हिस्सा इन्होंने मांग लिया था कि इन 3 जगहों पे हमें दीवानी ऑफ राइट दे दो, इनका सारा कलेक्शन हमारे पास आएगा। तो बंगाल से देखो उड़ीसा भी कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे, ये देखो उड़ीसा भी कनेक्टेड है, ये रहा उड़ीसा, ऑल ऑफ यू सभी देख रहे हैं बेटा यहाँ पे, ये उड़ीसा कनेक्टेड है, उसके बाद ये यहाँ पे बिहार कनेक्टेड है, और ये बंगाल कनेक्टेड है। तो ये 3 इन्होंने मांग लिए थे कि ये हमें दे दो, इसका सारा कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हमारे पास आएगा, जो हमारे मिलिट्री के एक्सपेंडिचर और हमारे, बेटा बंगाल में ही तो आ गया ना कोलकाता, ये रहा आ गया, क्लियर हुआ सभी को मैप के थ्रू कि कैसे बाउंड्रीज देखिए कनेक्टेड है, रूलिंग द कंट्री साइड, ये है रूलिंग द कंट्री साइड, यहां पर अपना रूल चला रहे हैं, क्लियर है सभी को, चले आगे। The effort was to yield as much as revenue as could to meet the growing expenses. इनका मेन मकसद क्या था कि हम ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज के थ्रू हम इनकम अर्न कर सकें, जिससे हमारे खर्चे निकल सके। भाई इनकम नहीं होगी तो इनका एक्सपेंसेस कहां से होगा, बताइए आप। मिलिट्री लेकर आ गए थे ना इंडिया में, तो उनका खर्चा नहीं होगा, इनकम चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी, चाहिए होगी ना। तो उनका एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा था, हम। कौन बियर कर रहा था, हम, थ्रू पेइंग देम टैक्स एज ए रेवेन्यू। आ गया समझ में बात, किसी को कोई डाउट है आगे। The company had to buy it needed and sell what it wanted. कंपनी क्या बाय करता था, जो उसको जरूरत होती थी
और सेल जो करता था जो वो चाहता था। खरीदता वो था चीपर रेट पे और सेल करता था हायर प्राइस। एनी डाउट? Revenue for the company. The company was primarily a trade through its acquired Diwani right, unwilling to set up regular system of revenue assessment. अब revenue assessment करने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, वो फिक्स नहीं कर पा रहे थे कि हम कैसे कितना लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करें। एक परसेंटेज बेस होता है, एक फिक्स अमाउंट होता है, कैसे सेटअप करें, इस चीज का बड़ा कंफ्यूजन था। Its effort was to increase revenue to buy cotton and silk at the cheaper rate. इसके लिए इन्होंने क्या किया कि हमारी इनकम बढ़ जाए, हमारी इनकम बढ़ जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, कॉटन और सिल्क को हमारे यहाँ से चीपर रेट में खरीद लिया करते थे और बाहर हायर प्राइस पे बेच दिया करते थे। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया है एमसीक्यू का, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का भी। क्या क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे? Which two material they used to buy at the cheaper rate? Cotton and silk. Before 1765, the company purchased goods by importing gold and silver from England. As we already read about this, कि हमारे यहाँ पे वो सेलिंग और परचेज के लिए क्या यूज में लिया करते थे? गोल्ड एंड सिल्वर। क्या यूज में लेते थे? तो ये अगेन आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया। बन रहा है कि नहीं? Now revenue collected from the Bengal could finance for buying goods, but artisan deserted villages as they were forced to sell their goods at a cheaper price. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आर्टिशन जो हाथ से अपना कुछ भी मिनिएचर आर्ट वगैरह जो होती थी वो जो बनाते थे, तो उनको ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे कि आप हमें अपना सामान सस्ते दामों पर बेचें। उनको बेचनी पड़ती थी, उनके पास कोई अदर ऑप्शन था ही नहीं। आ रहा है समझ में? तो बोथ आर्टिसंस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस डिक्लाइन। इससे हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर भी डिक्लाइन होने लग गया। क्या डिक्लाइन हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों डिक्लाइन हुआ? क्योंकि वी हैव टू पे रेवेन्यू, हमें एट एनी कॉस्ट रेवेन्यू पे करना पड़ रहा था, चाहे हमारा प्रोडक्शन हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, हमें रेवेन्यू पे करना पड़ रहा था, टैक्स पे करना पड़ रहा था। इसलिए हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। आई बात समझ में? और क्या डिक्लाइन हुआ? आर्टिशंस भी। आर्टिशंस जो हाथ से बनाया करते थे, पेंटिंग्स हो गई, पोट्री मेकिंग हो गई, ब्लू पोट्री हो गया, राइट, इन सब की डिमांड भी मार्केट में कम होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे से तो सस्ते दामों में खरीदते थे, जिससे कि रेट उसकी, हालांकि अगर हम देखें उसकी मार्केट प्राइस तो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन हमसे चीपर प्राइस में खरीद के वो हायर प्राइस में बेच दिया करते थे। इसलिए इन दोनों सेक्टर में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आया। भाई आर्टिशन क्या करेगा? बनाना बंद कर देगा। उसको अगर लॉस हो रहा है तो वो क्या करेगा? बनाना बंद कर देगा। मोस्ट डिजास्टर वॉज द डेथ ऑफ 10 मिलियन पीपल ड्यू टू द फेमाइन इन 1770। आज जब ये दोनों सेक्टर में डिक्लाइनेशन आ गया तो क्या हो गया? फेमाइन आ गया, भूखमरी फैल गई देश में, खाने के लिए अन्न नहीं बचा। आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा? जब प्रोडक्शन होना ही बंद हो गया तो फेमाइन आना तो था ही। क्लियर है यहां तक? इंट्रोडक्शन समझ में आ रहा है? ब्रीफली समझ में आ रहा है? अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। ये देख ली किस तरह से बंगाल में मार्केट लगता था, जहां पर ये चीपर प्राइस में सामान खरीदते थे और हायर प्राइस में ब्रिटेन में भेज दिया करते थे। क्लियर हुआ? Peasants and artisans from rural areas regularly came to these weekly markets, हाट जिसको कहा जाता है, to sell their goods and to buy what they needed। खरीदना और बेचना इस मार्केट में हुआ करता था। मुर्शिदाबाद ऐसी जगह है जहां पर किसने आग लगाई थी? एक बैटल में लगाई थी ना, जहां पे इंग्लिश मैन हुआ करते थे। कलकत्ता के पास एक मार्केट और था, कासिम बाजार। कहां पे लगाई थी? कासिम बाजार, जहां पे इस तरह का मार्केट हुआ करता था, इंग्लिश मैन हुआ करते थे,
जहां पर इंग्लिश मैन को पकड़ने के लिए सिराजुद्दौला ने क्या करा था, आग लगवा दी। आ गया समझ में? Revenue settlement employed by the company. Various revenue system was employed by the company to realize its revenue demand. अब किस तरह से revenue generate हो सके, इसके लिए EIC ने क्या क्या स्टार्ट किया, देखिए। ओल्ड जमींदारी सिस्टम, दीवानी राइट था ही उनके पास। उसके बाद परमानेंट सिस्टम, महलवारी सिस्टम एंड रॉयटवारी सिस्टम। दे आर द थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम थ्रू विच दे आर कलेक्टिंग देयर रेवेन्यू, राइट। ये रिवेन्यू कलेक्ट करने का इनका सिस्टम था, तरीका था कि कैसे हम लोगों से रिवेन्यू कलेक्ट करें। इसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ओल्ड जमींदारी सिस्टम के बारे में। क्या था ओल्ड जमींदारी सिस्टम? ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द वॉरेन हेस्टिंग नो चेंजेस वर इंट्रोड्यूस इन द रेवेन्यू सिस्टम। इस वक्त कौन थे हमारे गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग। उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें ओल्ड जमींदारी सिस्टम चलता हुआ आ रहा था, जो पहले चल रहा था वही कंटिन्यू था। He followed the zamindari system of the Mughals. What he had done? He had followed the zamindari system of Mughals. This was the revenue settlement made by the company and the zamindar. Zamindars were supposed to collect the revenue from the peasant and pay to the company. देखिए यहाँ पर जो जमींदार है वो एज अ मीडिएटर काम कर रहा था। क्या कर रहा था वो? एज अ मीडिएटर काम कर रहा था। देखिए कैसे, ये है हमारे विलेज पीपल, इनसे रिवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहा था? जमींदार। कौन कलेक्ट कर रहा था? विच वॉज अपॉइंटेड बाय EIC, विच वॉज अपॉइंटेड बाय EIC। तो रिवेन्यू कलेक्ट कौन कर रहा था? जमींदार। और पे किसको कर रहा था? EIC। तो यहाँ पे एज ए मीडिएटर, इंटरमीडिएट कौन काम कर रहा था? जमींदार। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका हुआ? जमींदार का। किसका हुआ? जमींदार का। बेटा ये याद रखना पॉइंट, अगर ये आ जाए एग्जाम में कि व्हाट इज ओल्ड जमींदारी सिस्टम, तो यू कैन राइट डाउन दीज पॉइंट्स। आ गया समझ में? हु इज वॉरेन हेस्टिंग? कंसेप्ट मैप ऑफ ओल्ड जमींदारी सिस्टम देखिए। EIC, जमींदार एंड पीजेंट्स, मतलब विलेज पीपल, पीजेंट्स। आ रहा है सभी को समझ में कि किस तरह से पीजेंट जमींदारी को पैसा देते थे और ये वापस ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाता था। The need to improve agriculture. Now the permanent settlement. अब और जमींदारी सिस्टम ज्यादा दिन नहीं चल पाया, उसमें कुछ हमें चेंजेस करने की जरूरत पड़ी। तो गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने इस जमींदारी सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस किए, जिसका नाम इन्होंने दिया परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट क्या बता रहा है एक नाम, कि आपने जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हैं वो आपने पीजेंट्स के ऊपर फिक्स कर दिया। किसी से 200 तो मतलब सभी से 200, 500 तो सभी से 500, तो क्या कर दिया आपने? फिक्स कर दिया, परमानेंट कर दिया। आई बात समझ में? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। कब इंट्रोड्यूस किया? 1793। बच्चा ये जरूर याद कर लेना, ये MCQ में आता है, ठीक है, ये आपके MCQ में आते हैं। नाउ द परमानेंट सेटलमेंट वाज अ रेवेन्यू सिस्टम बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द जमींदार, दैट इज लोकल राजाज एंड तालुकदार। कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे? लोकल राजाज एंड तालुकदार। ये कैसे वर्क कर रहे हैं? एज ए जमींदार वर्क कर रहे हैं EIC के लिए, जो पीजेंट से पैसा कलेक्ट करके EIC को दे देंगे। बस यहाँ पर क्या होगा, जो रिवेन्यू होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा, या किसी से 200 रुपए या किसी से 500 रुपए ऐसा नहीं होगा। चाहे वो बड़ा पीजेंट हो चाहे वो छोटा पीजेंट हो, सभी से इक्वल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा परमानेंट सेटलमेंट में। आगे बात समझ में? तालुकदार जमींदार की तरह वर्क करते हैं। तालुकाज होते हैं ना, छोटे छोटे गांव कस्बे जो होते हैं। Features of permanent settlement. Again, 3 mark question.
राइट डाउन द फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, ये आता है राइट। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ सेटलमेंट लोकल राजाज एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार। क्लियर, उसमें जमींदार अपॉइंट करता था ईआईसी ओल्ड जमींदारी सिस्टम में, लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में जो हमारे लोकल राजाज होंगे और तालुकदार होंगे वो किसकी तरह वर्क करेंगे, यहाँ पर जमींदारी की तरह। आ गया समझ में? यहाँ पे मीडिएटर कौन है, हमारे लोकल राजा। These zamindars were asked to collect revenue from the peasants for the company. Clear? The amount to be paid was fixed permanently. आ गई बात कि आप जो अमाउंट लेने वाले हो वो आप क्या कर दोगे, फिक्स। क्या करेंगे हम उसको, फिक्स, एंड नॉट टू बी इंक्रीज इन फ्यूचर, और उसको फ्यूचर में इंक्रीज नहीं करेंगे। तो मान लीजिए एक विलेज है, उसमें पुअर पीजेंट्स भी हैं और रिच पीजेंट्स भी हैं। हमने रेवेन्यू डिसाइड किया 500, कितना डिसाइड किया, 500 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो क्या पुअर के लिए ये हट जाएगा, क्या पुअर ये रेवेन्यू पे नहीं करेगा, उसको भी करना होगा चाहे उसके प्रोडक्शन हो या नहीं। आ गई सभी को बात समझ में? तो यहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा और वो फ्यूचर में नहीं बढ़ाया जाए। द पर्पस वॉज टू इंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, और ऐसे करने का क्या रीजन था कि जिससे हमें रेगुलर इनकम होती रहे। आगे बात समझ में? टू इनकरेज जमींदार टू इन्वेस्ट ऑन इम्प्रूविंग लैंड, और जमींदार मतलब लोकल राजाओं को क्या प्रेशराइज किया गया कि आप किसके ऊपर इन्वेस्ट करें, लैंड के ऊपर। मतलब या तो लैंड परचेज करें, जिसके पास लैंड नहीं है उसको लैंड दिला के आप उसके ऊपर हमारे लिए काम करवाएं। हो सकते हैं दोनों तरीके। डाउट कोई? आगे चले। आया परमानेंट सेटलमेंट समझ में? परमानेंट सेटलमेंट क्या था? इट वॉज स्टार्टेड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस in which the local rajas play their role as a zamindar because they had to collect the revenue and pay to the EIC. Clear? And in the permanent settlement revenue was fixed and it could not be increased in future. And what was the purpose of doing this? Regular flow of income. आ रहा है बेटा समझ में? किसी को डाउट हो तो अभी पूछ लेना। क्लियर है? देख लीजिए ये कंसेप्ट मैप ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, जमींदार पीजेंट ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बस फर्क यह है कि यहाँ पे जमींदार कौन है, लोकल राजाज एंड तालुकदार। लेकिन परमानेंट सेटलमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आई। आपने इसका एक फीचर पढ़ा, क्या फीचर था कि रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया, फ्यूचर में भी नहीं बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे तो कभी ईआईसी की इनकम बढ़ेगी ही नहीं। सोचो आप खुद ही, बढ़ेगी क्या? कब बढ़ेगी वो? जब आप लोगों के ऊपर रेवेन्यू बढ़ाओगे। जब हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे तभी तो ईआईसी की इनकम बढ़ेगी। तो वो उससे खुश नहीं थे, तो कुछ प्रॉब्लम अराइज हुई थी। देखिए क्या क्या प्रॉब्लम अराइज थी। अगेन क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पे 3 मार्क का। व्हाट वाज द प्रॉब्लम इन अराइजेस इन परमानेंट सेटलमेंट? जमींदार डिड नॉट इन्वेस्ट ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। जमींदार कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते था लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए। भाई लैंड को फर्टाइल बनाना है या लैंड किसी को रेंट पे देके उस पर काम कराया जाए, तो ऐसा कोई भी जमींदार नहीं करता था। ये भी क्रॉस हो गया। देन रेवेन्यू फिक्स वाज सो हाई। भाई एक बार राजा ने क्या किया, थ्रू द ईआईसी लोगों के ऊपर रेवेन्यू फिक्स कर दिया। तो वो फिक्स कितना कर दिया, बढ़ा के। मतलब हमने बात करी रिच और पीजेंट्स की, तो हर किसी से कितना ले रहा था वो,
₹500। तो चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, सभी के ऊपर ₹500 फिक्स कर दिए थे। तो जिसके पास अर्निंग सोर्स नहीं था वो नहीं दे पाता था, तो इससे उनकी कंटिन्यूटी टूट रही थी, उनको इतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था। तो रेवेन्यू जो था फिक्स हाई किया गया था, उससे भी उनको कोई ज्यादा अर्निंग नहीं हो रही थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। पर जिसके पास अर्निंग है ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं है, तो वो कहां से रेवेन्यू पे करेगा? कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। जमींदार्स हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस देयर जमींदारी राइट। जो जमींदार मतलब लोकल नवाब कलेक्शन करके ईआईसी को नहीं दे पाते थे, उनकी जमींदारी राइट उनसे छीन ली जाती थी। आ रहा है समझ में? ये भी हो गया खत्म। When prices in the market increase, जमींदार गेन इनकम। जमींदार क्या करता था? जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था या मार्केट में किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस हाई हो जाती थी तो उससे खुद का इनकम अर्न कर लेता था। नहीं समझ आया? When prices in the market increase, जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज होती थी तो जमींदार गेन इनकम, उससे क्या होता था? जमींदारों को इनकम गेन होता था। भाई लोकल राजा है, मार्केट लगा हुआ है, हाट लगी हुई है, वहां पे लोग सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो अल्टीमेटली अर्न किसको हो रहा है? राजा को। और यहाँ पे राजा किस तरह से वर्क कर रहा था? एज ए जमींदार। आ गई बात समझ में? तो जमींदार की क्या हो रही थी? इनकम बढ़ रही थी। कंफ्यूज? स्टिल कंफ्यूज? अच्छा कंफ्यूज मत हो, अभी और क्लियर करते हैं। बट नो गेन फॉर द कंपनी। देखिए मार्केट लगता था तो मार्केट में क्या होता था बेटा? सेल एंड परचेज होता था। टेरिटरी किसकी होती थी? टेरिटरी किसकी होती थी? राजा की। ईआईसी तो रेवेन्यू कलेक्टर था, कंट्रोल उसी का था, लेकिन टेरिटरी किसकी थी? राजा की। इससे इसको क्या जनरेट होता था? क्या जनरेट होता था? प्रॉफिट। अल्टीमेटली किसके ट्रेजर में जाता था? आया समझ में? यहाँ पे राजा कैसे एक्ट कर रहा था? एज अ जमींदार। आई बात समझ में? भाई राजा तो सब कलेक्ट करके, सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके ईआईसी को देता था। तो यहाँ जब मार्केट में सेल एंड परचेज होता था तो प्रॉफिट से जो इनकम अर्न होती थी वो राजा अपने पास रख लेता था ना बेटा, यही तो लिख रहा है। जमींदार गेन इनकम, ये इनकम सीधी राजा के पास जाती थी। इससे लॉस किसको होता था? तो फिर ईआईसी ने क्या सोचा कि इस परमानेंट सेटलमेंट को बंद कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। कुछ समय तो उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसको प्रॉफिट आना बंद हो गया। आगे बात समझ में? कल्टीवेटर्स फाउंड द सिस्टम एज ऑपरेसिव। तो कल्टीवेटर्स से जो क्रॉप प्रोडक्शन करते थे वो क्या हो गए? अगेंस्ट में हो गए, ऑपरेसिव हो गए, कि हम इतना रेवेन्यू, इतना हाई रेवेन्यू पे नहीं करें। कल्टीवेटर्स ऑफन हैड टू बोरो मनीज टू पे रेवेन्यू। इनको क्या करना पड़ता था? रेवेन्यू पे करने के लिए बोरो करना पड़ता था, उनको पैसे लेने पड़ते थे मनी लैंडर्स। आई बात समझ में? रेवेन्यू पे करने के लिए क्या लेना पड़ता था उन्हें? मनी लैंडर से। मनी लैंडर से मनी लेनी पड़ती थी एट द रेट इंटरेस्ट में, और उस इंटरेस्ट को चुकाते चुकाते वो एक ट्रैप में फंस जाते थे। एक खत्म नहीं होता था, दूसरा स्टार्ट हो जाता था। एक रेवेन्यू पे करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था? मनी लैंडर से पैसे बोरो करने पड़ते थे। आ गई बात यहां तक समझ में? इसलिए ये परमानेंट सेटलमेंट क्या हुआ? फेल हो गया। क्या हुआ? क्लियर है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए आपको इस मैप में दिख जाएगा, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट है। परमानेंट जमींदारी सेटलमेंट कहां कहां हुआ?
रॉयटवारी सेटलमेंट कहाँ हुआ, गवर्नमेंट स्टेट्स कौन सी हैं, देखिए ये जो ब्लॉक्स बने हुए इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहां पर क्या क्या हो रहा है। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट देखिए यहाँ पर ये स्लैंटिंग लाइंस है, वहां पे रॉयटवारी सिस्टम है, जहां पे ये ब्लॉक्स है वहां पे परमानेंट सेटलमेंट है, मतलब कुछ हिस्सा उड़ीसा का ये वाला, कुछ बिहार का और कुछ बंगाल का। देखो ये तो पूरा ही है, यहाँ पर उड़ीसा में कौन सा चल रहा है, टेम्पररी सेटलमेंट चल रहा है। उड़ीसा में कौन सा चल रहा है, टेम्पररी सेटलमेंट चल रहा है। और जहां पे ये ब्लॉक बने हुए हैं ये ब्लैक का पूरा, ये गवर्नमेंट एस्टेट्स है, ये देखिए गवर्नमेंट एस्टेट्स है, यहाँ पर ईआईसी का कब्जा है पूरा। आ रहा है समझ में बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सिस्टम दैट इज महलवारी सिस्टम। कौन सा टॉपिक है ये नेक्स्ट, महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू वाज डिवाइज्ड बाय एन Englishman Holt Mackenzie. Who introduced this? Who introduced this? And it is implemented in the northern western provinces of Bengal Presidency. सबसे पहले कहाँ स्टार्ट किया गया था ये, बंगाल प्रेसिडेंसी में। कहाँ पे, now what is the Malwari system? Provisions of the Malwari system. According to the provision, this was a settlement between the company and the महल। महल क्या है यहाँ पर, what is महल here? Village. Look into your books, it is mentioned here. What is mahal? What is mahal? In British revenue records, Mahal is a revenue estate which may be a village or group of Group of village. village. महल किसको कहा गया है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ विलेज। According to the provision, this was a settlement between the company and the mahal. Mahal, that is the group of village. Mahal means a group of village. Headmen of the mahal form a body of co-sharers which was responsible for collecting revenue from peasant and pay to the company. महल ने क्या बना रखा था, एक हेडमैन अपॉइंट कर रखा था। क्या अपॉइंट कर रखा था, हेडमैन। वो क्या करता था, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी रेवेन्यू को कलेक्ट करना पीजेंट से और कंपनी को पे कर देना। किसकी ड्यूटी थी ये, हेडमैन की। यहाँ कोई जमींदार नहीं है, यहाँ कोई तालुकदार नहीं है, यहाँ कोई लोकल राजा नहीं है, यहाँ पर कौन है, हेडमैन। कौन अपॉइंट किया गया है यहाँ पे, हेडमैन अपॉइंट किया गया है। बॉडी ऑफ को शेयरर, बॉडी ऑफ को शेयरर मतलब कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा ये भी रखेगा। जो भी रेवेन्यू ये पीजेंट से कलेक्ट करेगा उसका कुछ हिस्सा ये हेडमैन रखेगा और बाकी का ईआईसी को पे कर देगा। क्लियर हुई है बात। को शेयरर समझ रहे हो, को शेयरर मतलब साझेदारी, थोड़ा सा मुझे भी मिलेगा। आगे बात समझ में। रेवेन्यू कलेक्टेड वाज नॉट फिक्स, यहां पर रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है वो फिक्स नहीं है। परमानेंट में क्या था, फिक्स था, लेकिन महलवारी में रेवेन्यू फिक्स नहीं है। एंड कुड बी इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, और चांसेस है कि फ्यूचर में ये बढ़ सकता है। परमानेंट में तो ये भी नहीं था। अगर डिफरेंस करने को आएगा तो हम कर सकते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट सेटलमेंट एंड द महलवारी सिस्टम, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बॉडी ऑफ द को शेयरर महल हैज हैड द ओनरशिप ऑन लैंड। हेडमैन जो था उसके पास क्या रहती थी, ओनरशिप ऑफ लैंड। क्या रहती थी, if any peasant fails to pay the revenue, his land was taken over by the mahal and allotted to other peasant. अगर कोई महल, अगर कोई group of village, in case he is unable to pay the revenue, in that case what the headman will do, headman will take over the mahal and give it to other peasant. In case कोई भी महल, group of villages रेवेन्यू पे करने में फेल हो गए तो क्या करेगा हेडमैन, उस महल का लैंड ओनरशिप अपने हाथ में ले लेगा और वो किसी दूसरे पीजेंट को दे देगा। आगे बात समझ में आ रहा है बेटा।
इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये आज समझ में आ गया ना तो फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए हम आंसर लिख सकते हैं। एक स्टोरी की तरह चलो, एक इमेजिनेशन की तरह चलो कि क्या हो रहा है। समझ आ रही है बात? फर्दर महल वॉज सपोज टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड अलॉट टू पीजेंट। और महल क्या करेगा, जो ओनरशिप महल की ले ली है उसके लैंड पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देगा, और हो सकता है वो लैंड कल्टीवेशन के लिए उस लैंड को किसी पीजेंट को दे दे। आ गई बात समझ में? मान लीजिए मेरे पास ये इतना लैंड है, लेकिन मैं इसका रेवेन्यू नहीं पे कर पाई। समझ आ रही है बेटा बात? अगर मैं इसका रेवेन्यू नहीं पे कर पाई तो ये टेक ओवर कौन कर लेगा? हेडमैन। कौन ले लेगा? हेडमैन। और इस लैंड की ओनरशिप किसके पास चली जाएगी? हेडमैन के पास। और इस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए वो किसी और को दे देगा, मतलब दूसरे पीजेंट को दे देगा। क्लियर हो गया? नाउ वी कैन डू द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट सेटलमेंट एंड महलवारी सिस्टम। कैन वी डू? नेक्स्ट, ये देखिए, समझिए इसको। आ रहा है समझ में? बॉडी शेयरर कौन हो गया? हेड बॉय, हेडमैन। आगे बात समझ में? यहाँ पे कोई जमींदार नहीं है, कोई तालुकदार नहीं है, कोई लोकल नवाब नहीं है। हेडमैन जो होगा वो ईआईसी के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, लोकल राजा या लोकल नवाब्स का नहीं होगा वो मैन। किसका होगा वो? ईआईसी का। गॉट इट? नाउ द थर्ड वन इज रॉयटवारी सिस्टम। कौन सा रिवेन्यू सिस्टम पढ़ेंगे अब हम? रॉयटवारी सिस्टम। A new system of the revenue settlement was introduced in South. This system was known as Roytwar or Roytwari system. किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था ये? कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। Who started this? अच्छा, एक बात बताइए, परमानेंट सेटलमेंट हु इंट्रोड्यूस? वॉरेन हेस्टिंग। देन महलवारी सिस्टम, लॉर्ड कॉर्नवालिस या होल्ट मैकेंजी? होल्ट मैकेंजी। Then who introduced the Malwari system? Make it confirm. Malwari system तो हो गया हॉल्ट मैकेंजी। परमानेंट सेटलमेंट किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था? ओल्ड जमींदारी सिस्टम। कौन सा था वो? ओल्ड जमींदारी सिस्टम। तो बेटा ये आप लोग याद रखिएगा। और रॉयटवारी सिस्टम, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे ही जाते हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इंट्रोड्यूस ऑन स्मॉल स्केल आफ्टर द वॉर विद टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के लड़ाई के बाद कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने रॉयटवारी सिस्टम स्टार्ट किया था। फर्दर इट वाज डेवलप्ड बाय द थॉमस म्यूनरो एंड एक्सटेंडेड ऑल ओवर द साउथ। अलेक्जेंडर रीड के बाद ये रॉयटवारी सिस्टम को आगे कंटिन्यू किसने किया था? थॉमस म्यूनरो ने। इसको म्यूनरो सिस्टम भी कहा जाता है। व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ रॉयटवारी सिस्टम? म्यूनरो सिस्टम, बिकॉज इट इज फर्दर डेवलप्ड बाय थॉमस म्यूनरो। तो इसका अदर नेम क्या है? म्यूनरो सिस्टम, बिकॉज इट इज स्टार्टेड बाय थॉमस म्यूनरो। किसने किया था? पहले अलेक्जेंडर रीड का नाम आएगा, उसके बाद उसको फर्दर कंटिन्यू किसने किया था? थॉमस म्यूनरो ने। और उन्होंने कहाँ स्टार्ट किया था? साउथ में। कहाँ स्टार्ट किया था? क्योंकि ईस्ट में तो ऑलरेडी चल ही रहा था, वहां पे वो फेल हो ही गए थे परमानेंट सेटलमेंट को लेके। फिर ये कहाँ चले गए थे? नीचे की तरफ। कहाँ आए? साउथ में।
So both Reed and the Munro felt that settlement had to be made directly with the cultivators. इन्होंने क्या सोचा कि हम कोई बीच में मीडिएटर नहीं रखेंगे, कोई हेडमैन नहीं होगा, कोई राजा नहीं होगा, कोई जमींदार नहीं होगा, हम डायरेक्ट कल्टीवेटर से कनेक्टिविटी रखेंगे, हम डायरेक्ट उनसे कनेक्शन रखेंगे, हम डायरेक्ट उनसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो डायरेक्ट जो रेवेन्यू जनरेट किया, तो यहाँ पे कल्टीवेटर्स को क्या बोला जाता था? रॉयट्स। क्या बोला जाता है? रॉयट्स। तो इसी के नाम पे इन्होंने क्या नाम रखा है सिस्टम का? रॉयटवारी सिस्टम। क्या नाम रखा? रॉयटवारी सिस्टम। रॉयटवारी सिस्टम का बेटा मतलब ये हुआ जहां पर कोई मीडिएटर, कोई एजेंट नहीं होगा, डायरेक्ट ईआईसी किसको कांटेक्ट करेगा? पीजेंट्स को, कल्टीवेटर्स को जो ग्रो कर रहा है। आ गई बात समझ में? कोई राजा नहीं, कोई जमींदार नहीं, कोई तालुकदार नहीं, कोई हेडमैन नहीं। आ गई बात समझ में? डायरेक्ट सेल एंड परचेज, नो इंटरमीडिएट। आ गया? So both Reed and the Munro felt that the settlement had to be made directly with the cultivators who had tilled the land for generation. बोले जो इतने सालों से लैंड को कल्टीवेट करता आ रहा है, हम तो उससे डायरेक्टली कांटेक्ट रखेंगे, हमें कोई एजेंट नहीं चाहिए, कोई इंटरमीडिएट नहीं चाहिए। Revenue assessment was made only after land was carefully and separately surveyed. Revenue assessment किया जाता था, रेवेन्यू एनालाइज किया जाता था, पहले लैंड को देखा जाता था केयरफुली कि भाई लैंड कितना फर्टाइल है, कितना ये प्रोडक्शन देता है, उसके अकॉर्डिंग ये रेवेन्यू फिक्स किया करते थे। भाई किसी का छोटा होता था, किसी का बड़ा होता था, जहां पे ज्यादा प्रोडक्शन होता था उस लैंड का पूरा सर्वे करते थे, ये उसका असेसमेंट करते थे, उसकी वैल्यूएशन निकालते थे, फिर उसके बाद क्या फिक्स करते थे? रेवेन्यू। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? Munro also felt that the British should act as Munro also felt that the British should act as paternal father to protect the rights of the Ryots. यहाँ पर पैटर्नल फादर मतलब ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहे थे? कल्टीवेटर्स का पैटर्नल फादर कि भाई आप ग्रो करिए और ये ग्रो हमारे लिए करिए। क्यों? क्योंकि अच्छा प्रोडक्शन होगा तो आपका रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा और आप हमें इजीली रेवेन्यू दे पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर ये कैसे एक्ट कर रहे थे? एज ए पैटर्नल फादर कि आपके रॉयट्स के सारे एक्ट हमारे पास प्रिजर्व हैं, आप सिर्फ अपनी लैंड पे अच्छे से कल्टीवेशन करिए। What is the Munro system? What is the Munro system? Munro system was started by the Captain Alexander Reed after the war with Tipu Sultan, but further it is developed by the Thomas Munro. So this whatever system was also called Munro system. It is started in, or we can say introduced in South. It is introduced in South. In this settlement there is no zamindar, no talukdar and no raja. Directly they sell and purchase with cultivators, and here the cultivators are called royals. Got it? And the revenue was assessed by carefully survey of their land. पहले लैंड का अच्छे से सर्वे करते थे, उसके बाद रेवेन्यू एनालाइज करके उनको बताते थे कि आपको इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके अकॉर्डिंग आप हमें पे करेंगे। आगे बात समझ में? डिफरेंस समझ आ गया? अब तीनों में परमानेंट, महलवाड़ी एंड रॉयटवाड़ी क्लियर हो गया? लिख सकते हैं हम कि नहीं लिख सकते? वेरी गुड। ये देखिए नो मिडिल मैन, यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं है। अब तक हम पढ़ते आ रहे थे मिडिल मैन, इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट पीजेंट से कांटेक्ट करेगा। आगे बेटा बात समझ में? ऑल वॉज नॉट वेल, लेकिन कुछ न कुछ हर रेवेन्यू सिस्टम में कुछ न कुछ प्रॉब्लम रही। अब वो क्या आई? None of the revenue settlement was good. Revenue rate fixed or collected was very high. रेवेन्यू सिस्टम अच्छा नहीं था, किसी की रेट हाई थी, किसी को बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा था तो किसी को बहुत कम पे करना पड़ रहा था।
अगर हम बात करें म्यूरो सिस्टम की या रॉयटवायरी सिस्टम की, तो जिसमें जिस पीजन के पास लैंड कम होता था तो वो क्या करेगा, वो रेवेन्यू भी कम पे करेगा। लेकिन जिसका प्रोडक्शन हाई होता था, जिसके पास लैंड ज्यादा थी, तो वो रेवेन्यू भी ज्यादा पे करता था। तो इससे कल्टीवेटर्स में ऑपरेसिव कंडीशन अराइज हो गई। पीजेंट फ्लैट द कंट्री साइड ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे द रेवेन्यू। अब क्या हुआ, पीजेंट्स रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, कुछ तो दे रहे थे और कुछ नहीं दे पा रहे थे। द इमेजिनेशन ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द न्यू सिस्टम ट्रांसफरिंग पीजेंट्स इनटू रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स फेल। जो रिच थे वो तो दे रहे थे और जो नहीं थे वो फेल हो जाते थे। वो कैसे करते थे, रेवेन्यू पे करने के लिए मनी लैंडर से पैसे लिया करते थे। आपने एक टर्म का नाम पढ़ा होगा जिसका नाम है डेब्ट ट्रैप। ट्रैप क्या होता था, जिसमें पीजेंट क्या करते थे, मनी लेंडर से पैसे लेके किसको पे किया करते थे, ईआईसी को। आई बात समझ में, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होता था। लेकिन जब तक इसको फुलफिल कर पाते, पीजेंट फिर एक और मनी लेंडर से फिर बोरो कर रहता था रिवेन्यू पे करने के लिए। इस तरह से ये जाल में फंसता जाता था। उस जाल का नाम क्या है, डेब्ट ट्रैप। क्या है उस जाल का नाम, डेब्ट ट्रैप। क्योंकि उसको रिवेन्यू तो इन एनी हाउ पे करना ही पड़ेगा। आ रही बेटा बात समझ में। क्रॉप्स फॉर यूरोप, क्रॉप्स फॉर यूरोप। तो क्लास अभी तो हमने जितना पढ़ा उतना समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम। तो क्लास वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट leftover portion in the next session. Okay, we will meet after a short break, okay, with its second part.